गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने कक्षा 10 विज्ञान में पहले पाठ का पहला भाग देखा था। आज हम उसी पाठ में आगे बढ़ेंगे। दूसरा और आखिरी भाग है इसका। तो आज का सवाल है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के पहले हमने शब्द सीखा था संयोजन। याद कीजिए, संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा याद कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वह मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका बिल्कुल विरुद्ध दिशा में हमें काम करना है। वियोजन, संयोजन का विरुद्ध होता है वियोजन। वियोजन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही पदार्थ है, उसके दहन से यानी उसे ऊष्मा देने से यानी उसे गर्म करने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए, तो यही उसका उदाहरण हो गया। और भी उदाहरण हो सकते हैं, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यह जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वह एकल अभिकर्मक है, वह टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, दो या दो से अधिक, तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है और वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड जो है वह ठोस हैं, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का निर्माण। सीमेंट कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है और उसकी बनावट लिखिए। सीमेंट बनाते हैं हम लोग, किस प्रकार बनता है देखते हैं। तो ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अथवा चूने का पत्थर, उसका कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद में वह वियोजित हो जाता है। यह एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। इसमें से एक बहुत ही महत्व का उपयोग होता है सीमेंट का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो आप लोगों को दिख रहा है बुझा हुआ चूना, तो उसमें से वह उसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। और यह प्रक्रिया जो है जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यह ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक और उदाहरण है, यह उदाहरण भी लिख सकते हैं आप लोग, जिसमें लेड नाइट्रेट, उसे हम गर्म करेंगे यानी उसे ऊष्मा देंगे, तो उसमें से भी आप लोग देखिए 3 उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, यानी यह भी एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया हो गई। आगे चलते हैं। ये वाला पेज हमारे काम का नहीं है, 10 नंबर का पेज, इसे मैंने यहाँ पे चौकड़ी मार दी है। तो आगे चलते हैं नए पेज पर। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए तो यहाँ पर देखिए, यह जो अभिकारक हैं लेड नाइट्रेट, उसे तोड़ने के लिए उसे ऊष्मा दी गई है, तभी उसका छोटे छोटे उत्पादों में वियोजन हो जाता है। तो उस सवाल पर फिर से चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा आवश्यक है और उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में
अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो तो पता है। प्रकाश ऊर्जा भी दे सकते हैं या विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसीलिए उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। पहले उदाहरण की ओर चलते हैं, तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत ही काम का सवाल है। 3 उदाहरण भी दिए गए हैं। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में देखिए, जो आयरन है, आयरन और ये कॉपर। आयरन जो है वह यहाँ पर देखेंगे तो सल्फेट के साथ आयरन इसके साथ जुड़ जाता है और इसे अलग कर देता है। यह हो गया विस्थापन। तो जिस अभिक्रिया में, यहाँ ऊपर वाली अभिक्रिया में देखेंगे तो लोहा यानी आयरन जो है उसने दूसरे तत्व यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर दूसरे समीकरण में देखिए, यह जो जिंक है वह सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर जो है वह अलग हो गया, विस्थापित हो गया। ऐसे आप लोग 3 उदाहरण लिख सकते हैं। और यह विस्थापन क्यों होता है? क्योंकि जिंक तथा लेड जो है वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, इसीलिए जिंक, यहाँ पर ये जिंक और यह लेड, ये दोनों कॉपर का विस्थापन कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर की अपेक्षा से अधिक क्रियाशील तत्व हैं। आगे चलते हैं। द्विविस्थापन। द्विविस्थापन नाम से ही पता चलता है कि एक साथ दो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया। बीस नंबर का सवाल, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी में से आप लोगों को लिखना है, इसी सवाल में से। यहाँ पर जो सोडियम दिख रहा है वह क्लोरीन के साथ जुड़ गया, NaCl, जबकि यहाँ पर जो बेरियम दिख रहा है यह सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गए और बेरियम जो है वह सल्फेट के साथ जुड़ गया, BaSO4। एक साथ 2 बार विस्थापन होता है, इसीलिए कहेंगे द्विविस्थापन। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरियम तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। अन्य एक उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया कहाँ से लिखेंगे इस सवाल की? तो यहाँ से अभिक्रिया मतलब ये परिभाषा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, ये 2 अभिकारक थे, यही उदाहरण इसमें लिखना है। इन 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, सोडियम का और बेरियम का आदान प्रदान हुआ, देखिए, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। 19 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में देखेंगे इस क्रियाकलाप का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्रियाकलाप से ही शुरू करना पड़ेगा। क्रियाकलाप में देखिए, यह जो परख नली है उसके अंदर बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड का विलयन, यह इसके अंदर बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, और ऊपर जो परख नली दिख रही है यहाँ पर इसमें सोडियम सल्फेट यानी NaSO4, सोडियम सल्फेट का विलयन है। यह सोडियम सल्फेट है और यह बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों विलयनों को मिला दीजिए। इन दोनों विलयनों को मिलाने पर
क्या होता है तो यहाँ पर देखते हैं, एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। ऊपर से ही आप लोगों को चित्र के बाजू में जो दिया गया था क्रियाकलाप वहीं से लिखना शुरू करना है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाने पर श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है और वह पदार्थ जल में अविलेय होता है। खास याद रखिए, जल में अविलेय। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। उसमें उदाहरण भी यही लिखना है। यही उदाहरण आप लोगों को 2 सवाल में काम आने वाला है, अवक्षेपण अभिक्रिया में और द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आगे चलते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया उदाहरण के साथ समझाइए। उपचयन यहाँ पर देखते हैं, उपचयन अभिक्रिया थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं, अब ठीक रहेगा। तो इस समीकरण में देखिए, कॉपर जो है वह ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्यूपरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो गर्म पदार्थ क्यूपरिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए। यह नीचे वाले सवाल के लिए है, थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, क्रियाकलाप में देखना पड़ेगा, मुझे लगता है क्रियाकलाप में। यहाँ पर अच्छे से, ऐसे परिभाषा तो नीचे दी गई है, यहाँ से परिभाषा में देखेंगे तो पता चल जाता है। तो हाँ, अभिक्रिया के समय, किसी भी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे, उस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कि कॉपर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो क्यूपरिक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन। इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन। और उसका उल्टा दूसरे समीकरण में देखिए, इसमें ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल गया, कॉपर को अकेला कर दिया। यानी कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे कहेंगे अपचयन। ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो अपचयन, ऑक्सीजन प्लस होगा तो उपचयन, अपचयन। और ये दोनों क्रियाएं, उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होगी तो उसे क्या कहेंगे वो भी देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी तो उसे कहेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में देखिए, यह उदाहरण पहले देख लेते हैं कि क्यूपरिक ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसलिए वह हो गया अपचयन। जबकि हाइड्रोजन को देखिए, वह ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, ऑक्सीजन उसके अंदर बढ़ेगा, तो उस घटना को कहेंगे उपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं तो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए वह उपचयित हुआ, और कॉपर ऑक्साइड में CuO उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए वह अपचयित हुआ। यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को चयन, उपचयन और अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया के 2 और उदाहरण दिए गए हैं, इसे समझा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार आप लोग समझा सकते हैं। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। संक्षारण, ये सवाल नंबर हमारा था 24 और अब ये सवाल नंबर आ रहा है 25। ये हमारा 25 नंबर का सवाल है, मैंने क्रम नहीं दिया है, आप लोग दे देना। संक्षारण किसे कहते हैं?
तो देखते हैं संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर कभी ध्यान दिया है? उसकी भी रंग बदलती है परत की। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित हो जाती यानी उस पर जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर जो काली परत और तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ती है, यह संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ही क्षति होती है, बहुत ही नुकसान होता है। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। यहाँ तक हमें लिखना है। आगे चलते हैं। विकृत गंधिता, आखिरी सवाल हमारा ये 25 नंबर का सवाल। 25 तो हो गया, ये 26 नंबर का सवाल। विकृत गंधिता। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। यानी कि उसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है और वह उपचयित हो जाता है। तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। खास करके तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से उसे भर देते हैं, युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, लंबे समय तक वह खराब न हो जाए, उसका स्वाद न बदल जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा पढ़ के तैयार रखिए। एसिड, बेस और लवण की बात होगी। तब तक के लिए आप लोग सवाल जवाब लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।